हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन हेडिंग है कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इस पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग बहुत पहले से हो रही थी और इसमें कई ऐसे राज्य हैं जो ये मांग कर रहे थे, जिसमें कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब राज्य मांग कर रहे थे कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसको अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 2006 को। और अक्सर ये अपनी भड़काऊ बयानबाजी के लिए, टिप्पणी के लिए, हिंसा को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। और इस संगठन पर भारत विरोधी गतिविधियों के कई आरोप भी लगे हैं। इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि कई सदस्य आईएस की सीरिया, इराक व अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल भी हुए हैं। प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य रह चुके हैं। पीएफआई के कई संस्थापक सदस्य। जघन्य हत्या के 10 मामलों में मिली पीएफआई की सीधी संलिप्तता। गैर कानूनी गतिविधियों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में बना रहे थे पैठ और एक विशेष वर्ग को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कर रहे थे कमजोर। तो ये इनके प्रमुख कार्य थे, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये प्रतिबंध लगाया गया है 5 वर्ष के लिए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि लगभग पिछले हफ्ते से ही 15 राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही थी और 350 से अधिक लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया था। और ये जितनी भी कार्रवाई हुई है वो आतंक रोधी कानून यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। पीएफआई के साथ ही और जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन। ये केरल में कई संगठन ये सक्रिय थे। इसको लेकर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वेंकटरमणि होंगे देश के नए अटॉर्नी जनरल। देखिए, वरिष्ठ वकील आर वेंकट रमणी को सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल बनाया है और इस पर मोहर लगाई है जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने। इससे पहले जो के वेणुगोपाल थे, उनका कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हो रहा है और उनकी नियुक्ति 2017 में की गई थी। जून में जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया था तो उन्हें 3 महीने का विस्तार दिया गया था। उसके बाद मुकुल रोहतगी को अटॉर्नी जनरल पद के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इस पद को ग्रहण करने से मना कर दिया था। उसके बाद अब आर वेंकट रमणी को देश का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। अटॉर्नी जनरल वो व्यक्ति होता है जो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में या अन्य न्यायालयों में केस लड़ता है। यानी आप सीधी भाषा में ये समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार का वकील, उसे ही बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सेवानिवृत्त जनरल अनिल चौहान बने सीडीएस। देखिए, जो इससे पहले विपिन रावत सीडीएस थे, वो उनकी 10 माह पहले एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और वो देश के पहले सीडीएस थे। तो सबसे पहले ये जानिए कि सीडीएस पद है क्या। देखिए, सीडीएस पद यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका फुल फॉर्म होता है। इस जो पद की मांग है वो 1982 से इसकी मांग हो रही थी। 1982 में के सुब्रमण्यम समिति ने सीडीएस पद की सिफारिश की थी, लेकिन सेना में ही इसकी बगावत होना शुरू हो गई थी, यानी कि मुखर हो गए थे कि सीडीएस पद की सेना को जरूरत नहीं है। तो 1982 में जब के सुब्रमण्यम समिति ने यह सुझाव दिया था तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उसके बाद 2012 में
2012 में नरेश चंद्र कमेटी ने सीडीएस के स्थायी अध्यक्ष पद की मांग की थी। उसके बाद इस पूरे मामले ने जोर पकड़ा था। उसके बाद 2016 में डीबी सेतकर समिति ने 99 सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजी, जिसमें 65 सिफारिशें मान ली गई थी और उन 65 सिफारिशों में एक पद सीडीएस का भी था। सीडीएस पद ने जोर तब पकड़ा जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। उसमें जब भारतीय थल सेना और वायु सेना की जो जुगलबंदी है उसमें कमी देखने को मिली, उसकी वजह से ही जो कारगिल युद्ध है उसमें इंडिया की कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी। यानी कि बहुत से सैनिक हमारे इस जो संगठन है, गठबंधन है, जो नहीं हो पाया, उसकी वजह से मौत हुई थी, यानी कि शहीद हो गए थे। उसके बाद से सीडीएस पद की लगातार मांग चल रही थी और फिर जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस बनाए गए थे और अब नए सीडीएस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान पिछले वर्ष ही रिटायर हुए थे और मूल रूप से ये उत्तराखंड के हैं। नए सीडीएस का कार्यकाल उनके पदभार संभालने से लेकर सरकार के अगले आदेश तक होगा। सेना में करीब 40 साल तक विशिष्ट सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल चौहान अपने करियर में कई कमांड सहित अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का उन्हें व्यापक अनुभव है। मालूम हो कि जनरल विपिन रावत के निधन के बाद सरकार ने नए सीडीएस की नियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव करते हुए उसे लचीला बना दिया था। पहले के नियम के हिसाब से केवल तीनों सेनाओं के प्रमुख पद पर रहे 4 स्टार जनरल यानी सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष रहे व्यक्ति ही सीडीएस बन सकते थे। लेकिन नए नियमों के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल स्तर के 3 स्टार सैन्य अधिकारी भी सीडीएस बन सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि ममता सरकार की दुआरे राशन योजना अवैध, ये स्टेटमेंट दिया है हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने। ममता सरकार को बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार की दुआरे राशन यानी कि घर के दरवाजे पर राशन योजना को कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। 2021 में ममता सरकार के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद यह योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। न्यायमूर्ति चितरंजन दास और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध राय की खंडपीठ ने यह कहा कि उक्त योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के विपरीत है, इसलिए इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। योजना शुरू होने के तुरंत बाद उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के एक वर्ग ने कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ में याचिका दायर की थी। इसमें योजनाओं को खत्म करने की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नई दिल्ली, मुंबई समेत 3 स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। देश के प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की दशक भर पुरानी योजना अब अमली जामा पहनती दिख रही है। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का ऐलान किया है। फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में हुआ है। इन 3 परियोजनाओं पर सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीसीईए के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विकास कार्य 3.5 वर्षों में पूरा हो जाएगा, जबकि अन्य दोनों रेलवे स्टेशन के निर्माण का काम 2.5 वर्षों में पूरा होगा। सरकार पिछले 1 दशक में कई बार निजी क्षेत्र की मदद से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने पर विचार कर चुकी है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि प्राकृतिक गैस मूल्य में 50% वृद्धि संभव। घरेलू फील्ड से निकाली जाने वाली प्राकृतिक गैस का नया मूल्य 1 अक्टूबर 2022 से लागू होना है, लेकिन सरकार अभी तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। इसकी वजह यह है कि मूल्य तय करने के लिए गठित पारीख समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं है। समिति ने रिपोर्ट जमा करने के लिए कुछ और वक्त की मांग की है। ऐसे में घरेलू गैस की मौजूदा कीमतों के कुछ हफ्ते और जारी रहने की संभावना है,
लेकिन इसके बावजूद इस बात की मजबूत संभावना है कि नया मूल्य मौजूदा $6.1 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट गैस मापने का अंतर्राष्ट्रीय मानक से कम 40 से 50% ज्यादा होगा। 5 वर्षों में 3 गुना से ज्यादा बढ़ा बैंकों का फंसा कर्ज। 1 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा के फंसे कर्ज में बीते 5 वर्षों में 3 गुने से ज्यादा की वृद्धि रही है। ट्रांस यूनियन सिबिल के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक फंसा हुआ कर्ज 8.58 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो 31 मार्च 2017 को 2.58 लाख करोड़ रुपए था। आंकड़ों के मुताबिक इस कर्ज को नहीं चुकाने वालों की संख्या भी बीते 5 वर्षों में करीब दोगुनी हो गई है। 31 मार्च 2017 को ऐसे लोगों की संख्या 17,237 थी, जो 31 मार्च 2022 को 30,359 पर पहुंच गई है। एक यहां पर न्यूज है कि जो देश में ज्यादा सरकारी बैंकों की जरूरत नहीं है, और ये स्टेटमेंट दिया है एसबीआई की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने। उन्होंने बोला है कि सरकारी बैंकों की जितनी भारत में सरकारी बैंक हैं उतने बैंकों की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि इससे पहले 2020 में केंद्र सरकार ने 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का 4 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों में विलय कर दिया था। उसके बाद भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो गई 12 और 10 इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों के निजीकरण की बात भी चल रही है। उसके बाद डी सुब्बा राव का, जो पूर्व गवर्नर हैं आरबीआई के, उनका एक बयान आया था कि सरकार को एक रोड मैप लाना चाहिए जिसमें 10 वर्षों में उन्हें प्राइवेट, ये जो सरकारी बैंक है उन्हें किस तरीके से प्राइवेट किया जाना चाहिए, एक 10 साल का रोड मैप लेके आना चाहिए और जितने भी सरकारी बैंक हैं उन्हें प्राइवेट कर दिया जाना चाहिए, यानी उसका निजीकरण कर देना चाहिए। तब भारत की अर्थव्यवस्था को और रफ्तार मिलेगी। ऐसा वे लोग कह रहे हैं जो स्वयं सरकारी पद पर थे, ऐसा वे लोग कह रहे हैं। तो अब अगर ऐसा निजीकरण होगा तो जाहिर सी बात है कि सरकारी बैंकों की संख्या घटेगी ही घटेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त, जयशंकर। पिछले कुछ दशकों में भारत और अमेरिका के संबंधों को आकार देने में अहम भूमिका निभाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। उनके मुताबिक आज का अमेरिका पूरी तरह से बदल गया है, वह बहुत अधिक सहज हो गया है और भारत जैसे देशों के साथ जुड़ने के लिए बहुत अधिक खुला भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों देशों के संबंधों में के संदर्भ में दिए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं संबंधों को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। जयशंकर ने आगे कहा कि एक राजनयिक के रूप में मैंने अपने 4 दशक के कार्यकाल में सबसे बड़ा बदलाव वास्तव में भारत अमेरिका संबंधों में देखा है। नेक्स्ट न्यूज है, यूक्रेनी क्षेत्रों में हुए जनमत संग्रह का नतीजा रूस के पक्ष में। यूक्रेन की 15% भूमि को रूस में मिलाने को हुए जनमत संग्रह के परिणाम से दुनिया में तनाव बढ़ गया है। रूसी अधिकारियों के अनुसार 5 दिन चले जनमत संग्रह में लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसान और जपोरिजिया को रूस में शामिल करने के प्रस्ताव के पक्ष में 87 से 99.2% मत पड़े हैं। जनमत संग्रह का विरोध कर रहे यूक्रेन ने परिणाम की भर्त्सना की है, जबकि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में रूसी जनमत संग्रह की निंदा और उसे अस्वीकार किए जाने का संकल्प पेश करेगा। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैरिस की सियोल यात्रा से पूर्व उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइलें। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की दक्षिण कोरिया यात्रा से एक दिन पहले बुधवार को उत्तर कोरिया ने पूर्वी समुद्र की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हैरिस अभी जापान में हैं। सियोल में वह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल से मिलेंगी।
दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने मिसाइलें लॉन्च किए जाने की जानकारी दी है, लेकिन अधिक जानकारी नहीं साझा की है। इस सप्ताह उत्तर कोरिया ने दूसरी बार मिसाइल दागी है। रविवार को उसने कम दूरी की मिसाइल दागी थी। जापान के तटरक्षक ने भी प्योंग द्वारा बुधवार को बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण की पुष्टि की है। हैरिस उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाले असैन्य क्षेत्र का दौरा करेंगी। तो ये आज का यानी 29 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।